अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वबिश वाली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली गब्बिज़नी इल्मा। अच्छा जी, विंटर 2024 का पेपर चल रहा है हमारा जी। क्वेश्चन नंबर 1 अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है पहले कर लिया था। और अब हम आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। रिक्वायरमेंट पहले पढ़ेंगे। प्रिपेयर दी एनालिसिस। ठीक है जी। एनालाइज दी फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन ऑफ द 5 ईयर एंड 6 ईयर रिप्लेसमेंट साइकिल। एडवाइस विद द एड ऑफ सुटेबल कैलकुलेशन विच रिप्लेसमेंट साइकिल इज प्रेफरेबल। खाली 9 मार्क का सवाल है भाई एसेट रिप्लेसमेंट पे। बी पार्ट में कह रहे हैं evaluate with supporting calculation whether the company should lease or purchase the vehicle outright. Assume a 5 year replacement cycle in your calculation. मान लें जी 5 साल में डन हो गया है और 6 साल में काम नहीं करना। लीज और जो है वो बोरो, ये आई थिंक 2023 में आया था, उसके बाद ये वापस रिपीट हो गया। पहले ये बीच में आना बंद हो गया था। अब ये टॉपिक जो है बहरहाल बार बार अब पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंस बढ़ गई है टॉपिक की। सही है जी। सवाल इतना मुश्किल नहीं है। पहला सवाल आई थिंक ज़्यादा टेक्निकल था, मगर ये सवाल इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। पहला सवाल भी अल्लाह का शुक्र है कि हमने बड़ी आसानी से कर लिया था, और ये मुझे उम्मीद है उससे भी ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। ठीक है जी। सवाल पढ़ेंगे। आई कैप का सॉफ्टवेयर मैंने ऑलरेडी ओपन करके रख लिया है आप लोगों के लिए, ताकि जो है वो प्रॉब्लम ना हो हमें। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 हमें सॉल्व करना है, तो सॉफ्टवेयर आप लोग भी प्लीज़ ऑन कर लें। जिन्होंने सॉफ्टवेयर नहीं डाउनलोड किया प्लीज़ उनसे गुजारिश है डाउनलोड कर लें। जो लोग रिकॉर्डिंग से रेफर करें उनसे भी गुजारिश है कि यार ये सवाल आपने कोशिश करनी है कि सॉफ्टवेयर पे ही सॉल्व करें। ठीक है ना, आई कैप के सॉफ्टवेयर पे सॉल्व करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ लेते हैं। रिक्वायरमेंट पहले पढ़ ली हमने। एसेट रिप्लेसमेंट और लीजो बोरो का सवाल है, मरगला लॉजिस्टिक लिमिटेड। ठीक है। अच्छा, सॉफ्टवेयर क्वेश्चन नंबर 1C पे ले आया है ये। हमें अगले पेज पे जाना चाहिए। 2 पे करेंगे ना। और वो सेटिंग हम नहीं छेड़ेंगे सॉफ्टवेयर की, उसी सेटिंग से लेके चलेंगे। और आपको पता है कि सॉफ्टवेयर और एक्सेल में फ़र्क है। पिछले सवाल में और वाजे हुआ। ठीक है कि सॉफ्टवेयर और एक्सेल में काफ़ी फ़र्क है, हमें सॉफ्टवेयर पे ही प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, ये हम इसको सेटिंग ऐसी कर लेते हैं कि हमें सवाल भी नज़र आवे पेपर में, और जो है वो प्रॉब्लम भी ना हो। ठीक है जी। हम सेटिंग ऐसी ही रखेंगे ताकि हमें पेपर में परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है जी। अच्छा चलिए सवाल पढ़ेंगे। मरगला लॉजिस्टिक लिमिटेड एमए प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज टू बिजनेस थ्रू आउट पाकिस्तान। एमए इज अ फैमिली रन कंपनी विच ऑपरेट सेवरल depots located in Pakistan and own 20 articulated lorries. In recent months, several of the older vehicles have become unreliable, leading to breakdowns and numerous periods where vehicles were out of service. ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में अगर व्हीकल अवेलेबल नहीं होगा तो ये बहुत बड़ा मसला है। ठीक है। तो हम कौन है जी, हम एमए लिख लेते हैं हम। ट्रांसपोर्ट बिजनेस है हमारा। सिर्फ सिनेरियो में इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि लास्ट सवाल में भी हमने देखा था कि जितना अच्छा हम सिनेरियो में इन्वॉल्व होते थे उतना हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाती थी। ठीक है जी। और कितने व्हीकल्स हैं इनके पास? 20 व्हीकल्स हैं इनके पास। ठीक है। और क्या कह रहे हैं आगे? और हमसे कह रहे हैं कि इन रिसेंट मंथ सेवरल ऑफ द ओल्डर व्हीकल हैव बिकम अच्छा, ये तो बात हो गई। ठीक है। आगे कह रहे हैं द लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस हैज बीन अफेक्टेड इज नो लॉन्गर सस्टेनेबल टू ऑपरेट विद द करंट फ्लीट, कॉन्सिक्वेंटली 5 लॉरीज नीड टू बी रिप्लेस एज सून एज पॉसिबल। कितने एसेट रिप्लेस करने हैं? आउट ऑफ विच 5 एसेट नीड रिप्लेसमेंट। तो बुलेट में भी लिख सकते हैं उसको। इमीडिएट रिप्लेसमेंट दरकार है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। टू assist in with the long term planning, the board would like to establish a policy that define for future replacement of vehicles. The board would like to analyze and recommend whether a 5 year or 6 year replacement cycle is most suitable for the business. 5 साल पे करें या 6 साल पे करें, ये बोर्ड आपसे पूछ रहा है, आपने जो है बताना है बोर्ड को। अच्छा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? अच्छा ये भी हम लिख लेते हैं। रिप्लेस आफ्टर। इसमें एक पॉइंट भी है बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट हमसे कहा जा रहा है कि ईच आर्टिकुलेटेड लॉरी कॉस्ट 42 मिलियन, 42 मिलियन जो है वो कॉस्ट है एक व्हीकल की। एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीज इन विद द एज ऑफ व्हीकल। In year one, the average cost 1.5 million. These costs increase by 20% each year. So, for example, in year two, the annual maintenance cost would be 1.8 million. Maintenance costs are deductible. Corporate tax is 29%. ठीक है जी। तो ये भी हम इंफॉर्मेशन कहीं नोट कर लेते हैं कि व्हीकल की कॉस्ट मेरा ऐसे 42 मिलियन का है।
42 मिलियन। ठीक है, और क्या कह रहे हैं आप, लाइफ 5 या 6 साल हो सकती है, बात तो गई है। मेंटेनेंस जो है वो ईयर 1 में 1.5 है और फिर 20% बढ़ रही है। लेकिन डेटा बनाने से इंशाल्लाह चीज़ें आसान ही होंगी। ठीक है, आगे। ये ईयर 1 की फिगर बता दी है, तो ये इंक्रीज होगा ईयर 2 से। सही है ना? ये भी कह सकते हैं प्लस फ्रॉम ईयर 2। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि जी एनुअल ये टैक्स रेट 29% है, ठीक है, सेम ईयर में। और डिडक्टेबल है, सही है। द कंपनी इज प्रॉफिटेबल एंड नेट एनी नेट एक्सपेंस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर रिजल्ट इन टैक्स सेविंग इन द सेम ईयर। ये तो इन्होंने बहुत आसान बात कर दी कि कुछ शब्दों को शुभात आ सकते हैं कि हो सकता है क्योंकि ये जो एक्सपेंस है इस पे हमें टैक्स बचता है। एक्सपेंस की वजह से टैक्सेबल प्रॉफिट कम होता है और टैक्सेबल प्रॉफिट कम होने की वजह से टैक्स बचता है। तो इन्होंने क्लियर कर दी कि बात भाई हमारे पास इतने प्रॉफिट है कि टैक्स सेविंग आ जाएगी। ये नहीं है कि टैक्स सेविंग नहीं आएगी। टैक्स रेट 29% है करंट ईयर। और ठीक है जी, आगे देयर इज लिमिटेड अपॉर्चुनिटी टू सेल सेकंड एंड आर्टिकुलेटेड लॉरीज रीसेल वैल्यू व्हिच आर significantly lower that a 2 year old vehicle could be sold for 20 million. The value typically then fall by 2 million for each additional year of age. अगर हम आज बेचेंगे, सॉरी 2 साल बाद बेचेंगे तो 20 मिलियन का बिक जाएगा। बट अगर हम 3 साल बाद बेचेंगे तो क्या कह रहे हैं, जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा 2 मिलियन से फॉल होती रहेगी वैल्यू। यानी कि अगर मैं ईयर 3 में बेचूंगा तो 18 मिलियन। ठीक है जी, तो ये बढ़ाते रहते हैं। 7 तो खैर नहीं होगा हमारे पास। इसका मतलब है कि ये रीसेल वैल्यू है ना। तो हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है जी, तो हमारे काम की दो रीसेल वैल्यूज हैं। 5 पे 14 मिलियन और 6 पे 12 मिलियन। अच्छा जी, आगे क्या कह रहे हैं, द व्हीकल वुड बी एलिजिबल फॉर इनिशियल टैक्स डिडक्शन एट 25% ऑफ कॉस्ट। पिछले सवाल में भी यही परसेंटेज था। सब्सिक्वेंट ईयर विल बेनिफिट फ्रॉम रिलीफ एट 10% ऑन अ रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस विद अ बैलेंसिंग एडजस्टमेंट ऑन द सेल। बैलेंसिंग एडजस्टमेंट को गेन और लॉस के थ्रू हम टैकल कर लेंगे कि टैक्स डेप्रिसिएशन हमारे पास है 20%, 25% इन ईयर 1 एंड देन 10% पर एनम। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, आगे हमसे कह रहे हैं कि हिस्टोरिकली MA has always purchased vehicle outright. However, the outlay of 5 new vehicles is significant cost, and the board would like to advise on whether it would be beneficial to lease the vehicle rather than purchase them outright. Lease और borrow का पैराग्राफ आगे है, बाद में देखेंगे सेकंड पार्ट में। A suitable leasing company has been identified. One vehicle could be leased over a 5 year period for an annual lease payment of 9 million paid in advance. The lease costs are fully deductible for tax purpose. MA is still responsible for the maintenance of the vehicle under the terms of the lease agreement. Alternatively, if MA chooses to purchase the vehicle outright, the board can borrow the fund required from the bank at a post-tax cost of debt of 10%। KD1 - T आपको पता है कि हमें आईआरआर ऑफ लोन नेट ऑफ टैक्स यूज करना होता है डिस्काउंट फैक्टर। तो सेकंड पार्ट के लिए ये दोनों पैराग्राफ हमारे अभी काम के नहीं है। इन दोनों पैराग्राफ को हम बाद में देखेंगे जब सेकंड पार्ट करेंगे लीज ऑफ बोरो का। तो इसको छोड़ देते हैं अभी जरा। और अब हम जरा यहाँ पे ये जो ये वाला जो एरिया है इसको देख लेते हैं। अब आप जल्दी से बता दें क्या करें जी, सारी बातें हमने कर ली हैं। जल्दी से बताएं कैसे स्टार्ट करेंगे, आसान है जी, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लीज वर्सेस बोरो के लिए उसने बता दिया जी। बोरो का रेट है, डिस्काउंट रेट है हमारे पास 10% होगा, वो नेट ऑफ टैक्स कर देंगे। सही है ना? आईआरआर ऑफ लोन नेट ऑफ टैक्स, ये हम कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं, बाद में इसको अप्लाई कर लेंगे। अच्छा जी, चलें अभी सिर्फ डेटा बनाया गया आपके आसानी के लिए। बताएं जी कैसे स्टार्ट करें।
इसकी जरूरत नहीं है, नीचे वाला एरिया मैं जो है यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है जी। जी, पहले हम 5 ईयर रिप्लेसमेंट को देख लेते हैं, एक काम करते हैं। ईयर 0। अच्छा, एक सवाल है भाई, कौन सा मेथड लगेगा, एलसीएम लगेगा या या इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट लगेगा? उसूल क्या कहते हैं? चैट के थ्रू पार्टिसिपेट करेंगे आप लोग, चैट के थ्रू पार्टिसिपेट करिए, बताइए कौन सा मेथड आपको लग रहा है ज्यादा अप्रोप्रिएट है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। एक हम पढ़ते हैं एलसीएम मेथड और एक हम पढ़ते हैं इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट मेथड। जी, चैट के थ्रू पार्टिसिपेट करें। एलसीएम और इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट डेटा क्या कह रहा है? कौन से रिवाइज करें जरा हम। एनुअल इक्वल एनुअल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता था? प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे, उसको डिवाइड कर लेते थे एन्युटी फैक्टर से, एक तरह की इंस्टॉलमेंट बन जाती थी, एक तरह की इंस्टॉलमेंट जैसी अमाउंट आ जाती थी। ऐसा ही है। और एलसीएम मेथड में ये करते थे कि साइकिल्स बनाते थे। 2 और 3 का एलसीएम 6, 3 और 4 का एलसीएम 12। अब आप मुझे बताएं, वैसे इस सवाल में क्राइटेरिया क्या? अगर इन्फ्लेशन होता था तो हम एलसीएम पे जाते थे, ऐसा ही है? अगर इंक्रीमेंट होता था तो हम एलसीएम पे जाते थे, ऐसा ही है? याद करें। और अगर इन्फ्लेशन नहीं होता था, कांस्टेंट कैश फ्लो होते थे, तो फिर हम इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट पे जाते थे। ये हमारा कौन से बना हुआ है भैया? कोई नई बात तो नहीं कर रहा मैं आपसे। तो उसूल क्या कहता है? उसूल 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 क्या कहता है? सिंस मेंटेनेंस कॉस्ट आर इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, एलसीएम मेथड एलसीएम मेथड इज सुटेबल। मगर मगर बताओ, एलसीएम मेथड में एक मसला है क्या? अगर मैं एलसीएम निकालना चाहूंगा, क्योंकि इन्फ्लेशन मौजूद है ना, इंक्रीमेंट मौजूद है। हाँ जी, राइजिंग हो रही है, 20% इंक्रीज हो रही है, मगर मसला क्या है? इफ वी टेक एलसीएम ऑफ 5 and 6, इट्स 30। अब आप मुझे बताएं, अगर मैं 5 और 6 का एलसीएम लेता हूं, जो रिप्लेसमेंट साइकिल इसने हमें बताया है, तो 5 साल है या 6 साल है? अगर मैं ये वाला रिप्लेसमेंट साइकिल लेता हूं 5 और 6 साल पे, एलसीएम निकालता हूं, तो 5 और 6 का एलसीएम आप निकाल के देख लो। ये आएगा 30, 30, 30, 30। तो क्या हम 30 30 सालों के लिए काम कर लें? क्या 9 मार्क्स के लिए जस्टिफाइबल है? क्या पेपर में इतना टाइम होगा कि मैं 9 मार्क्स के लिए इतनी ज्यादा वर्किंग कर लूं, 30 30 साल का डेटा बना लूं? ईयर ये 6 साल बाद रिप्लेसमेंट हो रहा है, इसके भी 5 साइकिल बना लूं, और 5 साल बाद रिप्लेस हो रहा है, इसके भी 6 साइकिल बना लूं। मुझे बताएं, क्या आपको ये वर्थ वाइल लग रहा है? मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, देखो मेरा दिल, मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा दिमाग, हर चीज मुझे कह रही है कि एलसीएम सुटेबल है। मैंने लिख के दिया, मैंने लिख के दिया यहाँ पे। मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ रही है, मेरा दिल ये कहता है एलसीएम यूज होना चाहिए, एलसीएम यूज होना चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है? मगर मैं मजबूर हूं। मैं मजबूर हूं। किसके हाथों मजबूर हूं? डेटा के हाथों मजबूर हूं। डेटा के हाथ से मजबूर हूं कि 5 और 6 का एलसीएम लूंगा। अवर इफ वी टेक एलसीएम ऑफ 5 और 6, इट्स 30 इयर्स। 5 साल वाले के 6 साइकिल जगह घुमाने पड़ेंगे, 6 बार एसेट खरीदना पड़ेगा, 6 साल रिप्लेसमेंट के 5 बार एसेट खरीदना पड़ेगा, विच लुक्स इम्प्रैक्टिकल इन एग्जाम्स। मैं 30 सालों पे काम करूं यार 9 मार्क्स के लिए? अच्छा, ये कमेंट मजे की बात, ये एग्जामिनर ने भी लिख के दिया। जी, ये कमेंट एग्जामिनर ने भी लिख के दिया है कि भैया एलसीएम यूज हो सकता था, मगर होश के नाखून लो, पेपर में 30 साल पे कैसे काम करोगे? एलसीएम इतना बड़ा आ रहा है। मजबूरन में हमें क्या करना पड़ा? देयरफॉर
भाई ये देख लो, बाद में मुझे बोलना नहीं कि सर ये आपने क्यों इसको एलसीएम से नहीं कराया। मेरी तो ख्वाहिश है, मेरा तो दिल है कि मैं एलसीएम से करा दूं, मगर मैं अपने दिल की बात नहीं सुन सकता। कबाड़ा हो जाएगा पेपर में, सिर्फ यही होगा लगता है पेपर में। 9 मार्क के लिए घंटा लग जाएगा। भाई पूछ लो, कोई सवाल ध्यान में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन ध्यान में आ रहा है, ये बात समझ आ गई कि मैंने लिख दिया कि मैं तो एलसीएम की तरफ जा रहा था, मेरा तो एलसीएम की तरफ झुकाव था, मगर गड़बड़ ये हो गई कि इतना 30 साल तक काम करना हमारे लिए आसान नहीं है। तो मजबूरी के तहत हमें क्या करना पड़ा, चेंज। मगर कॉन्सेप्ट चेंज नहीं कर लेना यार, एक सवाल की बेस पे ये ना हो कि कॉन्सेप्ट की ऐसी तैसी हो जाए कि आप बोलो नहीं जी नहीं, ये तो हमारे हाथ में होता है, जब दिल चाहे एलसीएम कर ले, जब दिल चाहे ईएसी कर ले। नहीं, नहीं, सिनेरियो की वजह से करना पड़ा ऐसे। ठीक है जी, बात समझ आ गई। तो इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट में फॉर्मूला क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ओवर लाइफ ऑफ एसेट। यही होता है प्रेजेंट वैल्यू ओवर लाइफ ऑफ एसेट, जो भी आपकी एसेट की लाइफ लग रहे हो। ओवर रिप्लेसमेंट साइकिल कर लो, चलो, ज्यादा अप्रोप्रिएट टर्म है। तो डिवाइड कर देते थे, किससे याद करें, इंस्टॉलमेंट बनाते थे। नहीं, अगेन 12 14 साल का भी मसला है ना। 12 और 14 का एलसीएम भी ना 42 आता है। 42 नहीं, 84 आता है, सॉरी। फंस जाएंगे आप, फंस जाएंगे आप। ठीक है जी, बात समझ आ गई। तो ईएसी फॉलो करना पड़ेगा, ये हमने बात कर ली है। अब ईएसी के लिए आसान है जी, डेटा शुरू करते हैं। अच्छा ये जितना भी हमने नोट कर लिया है, इसको एक जगह जरा, यहाँ तक कोई सवाल है पूछ लें। प्लीज ब्रेक है, यहाँ तक कोई सवाल है, किसी का कंफ्यूजन है पूछ। तो अब आसान है जी। तो हाँ जी, कितने साल पे हमें काम करना है, ये बात हो गई थी हमारी। तो स्टार्ट करते हैं बात को। अच्छा, इसको हमें प्रिंट स्क्रीन करके सेव कर लेते हैं एक दफ़ा। इतनी बात हमने कर ली है। स्नैपशॉट लेके सेव हो रहा है। ठीक है जी, डेटा हमने बना लिया। अब काम शुरू हो रहा है। अच्छा जी, तो पहले 5 ईयर रिप्लेसमेंट देख लेते हैं, और फिर सॉफ्टवेयर के लिए कुछ आसानी होगी हमारे लिए, ये भी देखते हैं क्या आसानी होगी। सही है जी, 5 ईयर रिप्लेसमेंट में बात हो रही है। अच्छा जी, सबसे पहले हम एसेट्स लिख लेते हैं, वो टैक्सेबल एक्सपेंस लिख लेते हैं। मेंटेनेंस है टैक्सेबल एक्सपेंस हमारे पास, ऐसा ही है भाई, देख लें जरा गौर से। ईयर 1 की मेंटेनेंस ने बता दी थी हमें, 1500, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये थी ऊपर लिखी हुई। 1.5 मिलियन, 1000 कॉमन लेके बात कर रहे हैं। ठीक है जी, मेंटेनेंस 1500 है, और ये बढ़ जाएगी कितने से, 20% से। ये कॉपी किया और ये आगे कॉपी पेस्ट कर दिया, पिछले वाले से अगले वाले को लेके जा रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमने मेंटेनेंस के बाद क्या आ गया जी, टैक्स डेबिशन लिख लेते हैं, पहले एक्सपेंस लिख रहा हूँ सारे में। एसेट कितने का था?
हाँ भाई, एसठ कितने का था? एसठ एसठ 42 मिलियन का था। व्हीकल 42 मिलियन। एक एक व्हीकल पे काम कर लेते हैं। ठीक है। तो एसिड 4200 है, पहले साल डेप्रिसिएशन 25% है। अगले साल डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी? अगले साल जो है वो 4200 में से पहले माइनस कर दें आप, 1050। उसका फिर 10%। और उसके अगले साल डेप्रिसिएशन जो लगेगी वो इसका 90% ना, क्योंकि 10% रेट है, तो आप वो लंबे तरीके से भी निकाल सकते हो और डायरेक्ट 90% लगा सकते हो इसका। क्योंकि 10% डेप्रिसिएशन है तो इसका डायरेक्ट 90% लगा सकते हो आप। अच्छा, गेन और लॉस एंड डिस्पोजल निकालना है तो वो निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे कॉस्ट? कॉस्ट हमें पता है 4200 है। फॉरन कॉमन लेके बात हो रही है। इसे 4200 42 हजार है। एक मिनट यार, एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है? एक मिनट। थाउजेंड कॉमन लिए तो 42 का मतलब 42 हजार हुआ ना। यार आप लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करो चैट में। बताओ ना, कुछ गड़बड़ हो रही है? अगर 42 मिलियन का मतलब है थाउजेंड कॉमन लिए तो 42 हजार लिखना चाहिए ना मुझे यहाँ पे। तो मैं तो 4200 से करे जा रहा हूँ। ये भी 4200 लिखा हुआ था। यहाँ भी मैंने, चलो अब ये सही हो गया। 42 हजार एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन, WDV, स्क्रैप वैल्यू, रीसेल वैल्यू। रीसेल वैल्यू हमने क्या निकाली थी? 5 ईयर पे 14 मिलियन। ये रही 14 मिलियन। क्या आ रहा है? लॉस आ रहा है, लॉस आ रहा है। ये 14,000 है भाई, एक जीरो ज्यादा हो गया। अच्छा, इसको सबको सही कर लेते हैं। और इसको भी सही कर लेते हैं। ठीक है जी। लॉस ऑन डिस्पोजल यहाँ से उठा लेते हैं। डेप्रिसिएशन को माइनस में नहीं लिखा हमने। अच्छा, डेप्रिसिएशन को किसी वजह से माइनस में नहीं लिखा, बताता हूँ क्यों। डेप्रिसिएशन को किसी वजह से माइनस में नहीं लिखा। अच्छा यार, ये देखें, प्लीज एक बात को समझिएगा। थोड़ी प्रेजेंटेशन में जो नॉर्मल लेक्चर में भी कभी कभार करा देता हूँ, मैं यहाँ पे आज वो प्रेजेंटेशन रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा, टैक्सेबल एक्सपेंस कितना आ रहा है गौर से देखिएगा प्लीज। प्रेजेंटेशन थोड़ी सी चेंज होगी इस सवाल में, थोड़ी सी जानबूझ के। हर चीज आनी चाहिए हमें। हर प्रेजेंटेशन से यूज टू होने चाहिए हम। गौर से देखिएगा प्लीज। इतने का टैक्सेबल एक्सपेंस आ गया। मेंटेनेंस टैक्सेबल एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन लॉस ऑन डिस्पोजल टैक्सेबल एक्सपेंस है, टैक्स वाले मानते हैं। सही है ना? अब व्हाट नेक्स्ट? अब निकालें टैक्स सेविंग। क्या निकालें? टैक्स सेविंग। टैक्स सेविंग कैसे निकलेगी? ये टैक्सेबल एक्सपेंस है, इसका 29% लगा देना, टैक्स सेविंग आ जाएगी। ठीक है जी, टैक्सेबल एक्सपेंस आ गया और टैक्स सेविंग आ गई। अच्छा, अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से, गौर से देखिएगा। एक तरीका ये होता है कि मैं यहीं पे ही रिवर्स कर दूं, डेप्रिसिएशन एड बैक कर दूं, लॉस ऑन डिस्पोजल एड बैक कर दूं। एक और तरीका भी हो सकता है।
कि मैं यहाँ पे इसका नाम रख दूं कि ये मैंने क्या निकाला है, टैक्स एक्सपेंस निकाला है, टैक्स सेविंग निकाली है। क्या निकाला है? टैक्स सेविंग निकाली है। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि मैंने ये निकाला है टैक्स सेविंग, और ये हो गया यहाँ पे किल, खत्म हो गया यहाँ पे, दी एंड हो गया। अब मैं यहाँ पे एक अलग हेडिंग बनाऊं। सही है, इसको ऊपर ले जा सकते हैं, मसला नहीं है। एक नई हेडिंग बनाऊं, जैसे यहाँ पे टैक्स सेविंग की बनाई थी ना। बॉर्डर बना सकते हैं, बॉर्डर बना दें। ठीक है जी, बॉर्डर बना देते हैं। ये बॉर्डर बन गया जी। अब मैं ये क्या करूं, ये बॉर्डर बन गया, और इसको भी एक बॉर्डर बना दें चले। अब मैं एक नई चीज बनाऊं, जिसे मैं कहूं कैश फ्लोस। गौर से देखिएगा। देखिए, दोनों प्रेजेंटेशन आनी चाहिए। एनपी वाली प्रेजेंटेशन हम ऑलरेडी क्वेश्चन वन में कर चुके हैं, तो मैं उससे थोड़ा बाहर निकलना चाहता हूं। ठीक है, एक नया बॉर्डर बनेगा। 0 1 2 3 4 5। 5 सही है। अच्छा, इसको आप कॉपी करके ऊपर डाल दें। एक इसको डाल दें ऊपर। वर्किंग है ना यार? ठीक है, बात समझ आ रही है। एक में भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, बेहतर है कि जैसे आपको सही लगे, मसला नहीं है। आप जिसमें कंफर्टेबल है। ठीक है जी, ये हमने कर दिया। अब आ जाए जरा। अब देखिए, मैं बॉर्डर नहीं बनाता तो भी बॉर्डर आ रहा है। मोटे बॉर्डर बनाए तो मोटे बॉर्डर आ गए। ठीक है, इसको अपने अंदर बॉर्डर करने हैं, कोई मसला नहीं। ऐसे मैं नहीं छोड़ा। अभी इस पे फॉर्मेटिंग में इतना टाइम नहीं देता हूँ। समझ तो आ रहा है ना? अच्छा, कैश फ्लोज पे आ जाए। कैश फ्लोज क्या है? क्या मेंटेनेंस कैश फ्लो है? गौर से देखिएगा। क्या मेंटेनेंस कैश फ्लो है? यस। यस, वर्किंग हुई है, ऊपर से लिख दें। अच्छा, माइनस में लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव कैश फ्लो है। बिल्कुल जी, मेंटेनेंस कैश फ्लो है, माइनस में इसलिए लिख रहे हैं, हम कैश फ्लो पे आ गए, पैसा गया है, पैसा गया है। अच्छा, उसके बाद मुझे बताएं, क्या डेप्रिसिएशन कैश फ्लो है? नहीं, डेप्रिसिएशन कैश फ्लो नहीं है। क्या लॉस ऑन डिस्पोजल कैश फ्लो है? नहीं। अब आप डायरेक्ट मेंटेनेंस के बाद लिख दें टैक्स सेविंग ऑन एक्सपेंसेस। ये प्रेजेंटेशन याद आ रही है? कुछ सवालों में मैंने ऐसे भी कराया है कि आप डेप्रिसिएशन टैक्स की वर्किंग अलग कर लो और टैक्स सेविंग अलग कर लो। हाँ भाई, टैक्स सेविंग को प्लस में लिख देंगे। हाँ भाई, प्लस में लिख दें, प्लस में। ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, देखिए प्लीज, ये प्रेजेंटेशन भी हमने आपको सिखाई हुई है कि आप टैक्स की वर्किंग अलग करके जान छुड़ाइए, रेड बैग फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, और कैश फ्लो अलग बना लें। अच्छा, और फिर एसेट आ जाएगा कैश फ्लो में। 42,000 का एसेट था, माइनस में आ जाएगा। और वो आ जाएगी रीसेल वैल्यू। चलो, नेट कैश फ्लो निकाल लें। काउंट फैक्टर आ जाएगा। कितना डिस्काउंट फैक्टर था कहीं? इसे ये वैक पे डिस्काउंट होता है। ये वैक पे डिस्काउंट होता है, इसका डिस्काउंट फैक्टर कहीं लिया हुआ है? ये रहा। वैक दिया 20%, हमने पढ़ा नहीं था शायद। ये वैक पे डिस्काउंट होगा, लीज और बोरो अलग रेट पे होता है, ये वैक पे डिस्काउंट होगा।
ठीक है। 1.2 की पावर वन, इसका फॉर्मूला लगा लें, पावर करके ना, देख रहे हैं फॉर्मूला। 1/1.2 की पावर वन, 1/1.2 की पावर टू, टू के लिए मैंने फिर वो ऊपर से कनेक्ट कर दिया, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, इसको थोड़ा मुनासिब कर लेते हैं। अरे भाई सही हो जाओ, इसको फॉर्मेट पेंटर से भी सही कर सकते हैं, फॉर्म फैक्टर को बहरहाल। ठीक है जी, बात समझ आ गई। ठीक है जी, तो कितना आ गया? कम कर लें। 3735,762। अच्छा जी, कंट्रोल भी कभी चलता है कभी नहीं चलता है इसका। ठीक है जी, बात समझ आई। इसको भी हम कॉपी करके नीचे डाल ऊपर डाल देते हैं। ठीक है जी, तो अभी इसको एनुअलिटी फैक्टर डिवाइड करना है, वो निकालने के लिए, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला हमें पता है जी। प्रेजेंट वैल्यू आ गई है हमारे पास। एनुअलिटी फैक्टर कितना था? 5 ईयर का एनुअलिटी फैक्टर देखें कितना है? 2.9906। ये कैलकुलेटर में निकाल लें, टेबल से देख लें, मसला नहीं है। 2.9906, थैंक यू। कितना आ गया इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट? 958। फौरन कॉमन लिया हुआ है। यहाँ तक कोई सवाल है? मुझसे पूछ लें। क्लियर है बात हमें? ऊपर वाले एरिया में कॉपी करना नहीं भूलना है। देख लें प्लीज, कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, पूछ लें। ठीक है जी, इज दिस फाइन? कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको अपने पास एक्स वर्ड पे। आसान सवाल था ना यार ये तो। हाँ भाई, क्या कहते हैं? इसमें तो कोई परेशानी दुश्वारी नहीं हो रही आपको? ठीक है, सही है। चलें जी, 6 से रिप्लेसमेंट आप ट्राई करेंगे? ट्राई करें, जो लोग रिकॉर्डिंग रेफर करें उनसे भी गुजारिश है, जो लाइव में है उनसे भी गुजारिश है, जरा खुद तो ट्राई करके देखें। हो रहा है 6 से रिप्लेसमेंट? सॉफ्टवेयर में तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। सॉफ्टवेयर में समझिए आधा काम हुआ हुआ है। आधा काम हुआ हुआ है। जी, सोचें, क्या चेंज आएगा? आप भाई बताएं क्या चेंज आएगा। काफ़ी आसान है मेरे हिसाब से।
अगर मैं इसी को चेंज कर दूं, 6 से रिप्लेसमेंट में ले आऊं, क्योंकि मैं इसको चेंज कर सकता हूँ ना, ऊपर तो कॉपी कर लिया ना मैंने। अब मैं एक्सेल को चेंज कर सकता हूँ। बॉर्डर डाल देता हूँ पहले, और बॉर्डर हो जाएगा ये। 6 ईयर आ जाएगा ना इसमें भाई। एग्री करें? 1 साल ऐड हो जाएगा ना भाई। एग्री करें? डेप्यूटेशन भी 1 साल ऐड हो जाएगी। एग्री करें? हाँ भाई देखें, बात समझ आ रही है? मैंने 1 साल कॉलम बढ़ा दिया, मेंटेनेंस एक और बढ़ जाएगा, फॉर्मूला कॉपी किया पेस्ट कर दिया, वही पिछले वाले से ही बन रहा है ना फॉर्मूला तो यार। हर अगली मेंटेनेंस पिछले को देख के आ रही है। कोई बात नहीं, डेप्यूटेशन भी बढ़ जाएगी एक। अच्छा ये चेंज होगा, गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल। हाँ ये चेंज होगा, ये चेंज होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये फॉर्मूले में देख रहे हैं यहाँ तक आया हुआ है, तो फॉर्मूले को चेंज कर देंगे हम। ठीक है जी। रीसेल वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, रीसेल वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। रीसेल वैल्यू 12 मिलियन हो जाएगी ना, बात हुई थी हमारी यार। अब आप 1 साल बाद बेच रहे हो तो जाहिर सी बात है रीसेल वैल्यू कम होने का है। और लॉस ऑन डिस्पोजल की टाइमिंग भी चेंज हो जाएगी। सही है ना? सही है ना, बात समझ आ रही है? कोई बात नहीं, ये दोनों फिगर एज इट इज कॉपी होकर पेस्ट देंगे। सही है ना? देखिए बात समझ आ रही है, कोई मुश्किल तो नहीं है। सॉफ्टवेयर में तो आसानी हो गई ना यार। कल भी यही हुआ था, सेकंड पार्ट में आपके साथ आसानी हो गई थी। आज भी यही हुआ है। आज भी यही हुआ है सॉफ्टवेयर की वजह से। कल भी याद है ना, स्ट्रक्चर बना हुआ था, सिर्फ एक फिगर चेंज की थी, पूरा सवाल पूरे सोल्यूशन खुद ब खुद चेंज हो गया था। ठीक है जी, सॉरी मुझे फ्लू हो रहा है यार, मगर मैंने कहा क्लास आज मिस नहीं करनी चाहिए। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो 6600 लॉस एंड डिस्पोजल आ गया। अब और कोई चेंज है या बस खत्म? दैट्स ऑल? नहीं चेंज करना पड़ेगा ना यार। क्या चेंज करना पड़ेगा? वो टैक्सेबल एक्सपेंस है, ये यहाँ भी चेंजेस करेंगे। यहाँ भी छठा साल लिया है। ये वाली फिगर आ जाएगी। ठीक है ना? बात समझ आ रही है? मेंटेनेंस नीचे आएगी बिल्कुल। एसेट यहाँ पे आ जाएगा 12,000। नेट कैश फ्लो डिस्काउंट फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू ये चेंज हो जाएगा। ठीक है ना? चलें। 142। बिल्कुल। एक और कोई चेंज है? जी। देखें जरा, बाकी सब एज इट इज है। ये एनपीवी में भी चेंज आएगा ना। ये इसमें फॉर्मूला गलत लगा हुआ है, ये ऐड होगा। ठीक है जी, 6 ईयर हो जाएगा। तो बॉर्डर सही कर लेते हैं। ठीक है जी। बहुत लॉस एंड डिस्पोजल चेंज हो गया यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं जैसे लास्ट टाइम किया था, क्योंकि ये भी वर्किंग दिखानी है, एग्जामिनर को छुपाना नहीं है, एग्जामिनर से कुछ भी आपने। एग्जामिनर से कुछ नहीं छुपाना आपने। यहीं पे एनुटी फैक्टर डिवाइड कर लेते हैं यार, चलो खैर हो गई।
ठीक है जी, तो बहुत आसानी हो गई है सॉफ्टवेयर पे सॉल्व करने से। मुश्किलात भी हैं मगर आसानियां भी हैं, दोनों चीज़ें हैं। हमारी जांच बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए कि पेपर में हमें कैसे करना है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बिल्कुल वैक इज रेलिवेंटेड, सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। जैफ हुसैन सही कह रहे हैं। 38192। एलसीएम यूज नहीं हो सकता ना भाई, गड़बड़ हो जाती। और एनुअलिटी फैक्टर चेंज हो गया। 3.3255, थैंक यू। थैंक यू। क्या एक्सप्लेन कर दूं? देखें, वैक पर डिस्काउंटिंग होगी ना, ये तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है। एनपीवी हमेशा वैक पे निकलती है। जफर बात समझ आ रही है? लीजो बोरो में मसला डिफरेंट है, कि लीजो बोरो में दोनों फाइनेंसिंग डिसीजन है, वहां पे इक्विटी होल्डर का कोई काम नहीं है। तो हम इसीलिए आईआरआर लोन यूज कर लेते हैं। मगर जो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल होता है, तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि वैक पर डिस्काउंटिंग होनी चाहिए। क्या ख्याल है? सही है ना? ये भी चेंज होगा, 3.3255। क्लियर है? जी कितना आ रहा है? 11485। कौन बेहतर है? ऑन फाइनेंशियल ग्राउंड कौन बेहतर है? बिल्कुल सही है। क्योंकि ऊपर कुछ और था ना, ऊपर क्या था? ऊपर 11958 था, और नीचे 11485। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। प्रेफरेबल ड्यू टू लोअर। However, the difference is very minor. Both the replacement cycle, but the difference of EAC is very minimal. Hence, non-financial factors needs to be considered. ये बात समझ आ रही है कि फर्क इतना ज्यादा नहीं है बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। ठीक है ना? इसमें बोला हुआ भी है, इसमें रिक्वायरमेंट में बोला हुआ भी है, देखें, कि आपने फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों देखने हैं। नॉन फाइनेंशियल भी देखने हैं। फाइनेंशियल तो इतना ज्यादा नहीं बता रहा आपको। सही है ना? तो आपको नॉन फाइनेंशियल भी देखना है। तो नॉन फाइनेंशियल में क्या देखेंगे? हाँ बताएं। और क्या होता है? ट्रांसपोर्ट बिजनेस है। हाँ, ट्रांसपोर्ट बिजनेस है। ब्रांड इमेज। कस्टमर्स विल बी मोर इंक्लाइंड। क्या कहते हैं? इकोनॉमिक कंडीशन भी देखेंगे, बिल्कुल सही बात है। कस्टमर्स यानी कि जो ट्रेवलर्स हैं, ये कस्टमर्स विल बी, ट्रेवलर्स नहीं कहना चाहिए, वो तो खैर वो वाला व्हीकल है ये, खैर लोडिंग वाला। मोर इंक्लाइंड यूजिंग न्यू व्हीकल्स।
फॉर ट्रांसपोर्टेशन। देयर फॉर। देयर फॉर अर्ली रिप्लेसमेंट माइट बी मोर एडवांटेजेस। एग्री करेंगे भाई, नए हम जल्दी जल्दी ट्रक बदलते हैं, इससे हम एडवांटेज ले सकते हैं ना कस्टमर के सामने, कि देखिए जी हमारे पास तो अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, हमारी पास तो अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं। दूसरा, मॉडल में बी अवेलेबल सूनर इन केस ऑफ अर्ली रिप्लेसमेंट। नहीं समझे, नया गाड़ी का मॉडल आ गया, तो अगर आप जल्दी रिप्लेसमेंट करते हैं तो आपके पास जल्दी नया मॉडल आ जाएगा। होना देर से आएगा, देखिए मॉडल होना अलग चीज है और कस्टमर की तरफ से ब्रांड इमेज अलग चीज है। एक आपकी अपनी सेटिस्फेक्शन भी तो होती है ना, आपने कहा यार जैसे ही कोई नया मोबाइल आता है, जो बंदा जल्दी जल्दी मोबाइल रिप्लेस करता है उसको ये फायदा होता है कि उसके बाद मोबाइल अप टू डेट होता है, उसके बाद रिसेंट आईफोन होगा। महंगे सस्ते की बात नहीं हो रही, महंगा सस्ता तो आपने देखा यहाँ पे बराबर ही चल रहा है। बट अगर दोनों चीजें महंगे सस्ते को साइड में कर दें, तो उसके बाद सबसे आजकल जो इन होगा फोन वो नजर आएगा अगर कोई बंदा जल्दी जल्दी मोबाइल बदलता है। एग्री करेंगे इस बात से? ठीक है। अच्छा, इसी तरह इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट में क्या कहेंगे? नीड्स टू बी कंसिडर्ड एज वेल। जितनी पुरानी गाड़ियां होती हैं धुआं ज्यादा छोड़ती हैं, पता है आपको, हमारे मुल्क में तो अल्लाह माफ करे कोई कानून ही नहीं है, आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। मगर बाहर के मुल्कों में आई डोंट नो, आपको पता नहीं पता, वहाँ रूल्स होते हैं, वहाँ व्हीकल की हेल्थीनेस चेक किए बगैर, फिटनेस चेक किए बगैर आप रोड पे नहीं ला सकते। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट नीड्स टू बी कंसिडर्ड सिंस ओल्ड व्हीकल्स में emit more pollution than new one. Early replacement could save fines or other legal consequences. एग्री करेंगे? देखिए ये बात समझ आ रही है आपको मेरी, कि भाई अगर आपका व्हीकल पुराना है तो वो अगर ज्यादा धुआं छोड़ता है तो वो तो फिर आपको फाइन करके देगा, पेनल्टी करके देगा, लीगल कॉन्सिक्वेंसेज आ जाएंगे, आए दिन और पुलिस वाले पकड़ लेंगे। इन्वायरमेंट बिजनेस है ना ये, वो ट्रांसपोर्टेड बिजनेस है ना ये तो। क्या ख्याल है? ठीक है। तो टेक्नोलॉजी हो गई, तो इसमें मोर अपडेटेड मॉडल, न्यू टेक्नोलॉजी इसी में कह सकते हैं ना। ठीक है। और अदर फैक्टर्स भी देखने चाहिए आपको। ठीक है। जो सेंसिटिव एनालिसिस के थ्रू भी देखना चाहिए अदर फैक्टर्स को देखने का ज्यादा अच्छा तरीका सेंसिटिव एनालिसिस है। कुड बी कंडक्टेड। याद है वो हमने कल किया था सेंसिटिव एनालिसिस क्वेश्चन नंबर 1 में, अदर वेरिएबल्स, वॉल्यूम सेल वॉल्यूम की सेंसिटिविटी निकाल दी। सेंसिटिव एनालिसिस में होता है ना प्राइस, फ्यूल, हर फैक्टर को देखें। तो देखें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी कॉपी कर लेते हैं हम जरा। फिक्स या रिप्लेसमेंट को हमने कॉपी नहीं किया अभी तक।
ठीक है जी, बात समझ आई। चले जी। अच्छा जी, आगे चलें। ए पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ जाता है, तो हम बी पार्ट पे आते हैं। ठीक है जी, कोई सवाल है कंफ्यूजन है पूछ लें, बहुत अच्छा सवाल था। इजी सवाल था, मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रॉब्लम हुई हमें, अलहमदिल्ला आसानी से हो गया और सॉफ्टवेयर भी अच्छे से यूज हो गया। हम बी पार्ट शुरू करते हैं, लीज ऑफ बोरो। ठीक है।